नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी के मन में जो प्लान चल रहा होता है, पहले वो माहौल बनाते हैं और उसके बाद उसे लागू करते हैं। मिसाल के तौर पर नोटबंदी लागू करने से पहले मोदी जी ने काला धन खत्म करने का माहौल बनाया था और इसी तरह जीएसटी लागू करने से पहले उन्होंने आर्थिक आज़ादी लाने की बात की थी। आर्थिक आज़ादी। और आजकल मोदी जी भ्रष्टाचार का माहौल बना रहे हैं। तो भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितना ही बड़ा भ्रष्टाचारी हो, कानूनी कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? अब मोदी जी ने भ्रष्टाचार के इस प्लान को एग्जीक्यूट करना, लागू करना शुरू कर दिया। मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के नेता, जेल जा चुके हैं। आज केजरीवाल को नोटिस दिया गया है और सीबीआई ने उन्हें बुलाया है 16 तारीख को। अगला नंबर केजरीवाल का है। उसके बाद तेजस्वी यादव की घेराबंदी हो रही है, ईडी पूछताछ कर रही है। उसके बाद अगला जो टारगेट है वो केसीआर, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बेटी हैं कविता। फिर इसमें राहुल गांधी का भी नाम है, कई बड़े कांग्रेसी नेताओं का भी नाम है और कहीं ना कहीं निशाने पर महाराष्ट्र के नेता हैं एनसीपी के और उद्धव ठाकरे का परिवार। लिस्ट बहुत लंबी है मोदी जी के इस प्लान की, जो चुनाव के आखिरी साल में वो लागू करने जा रहे हैं। अब दोस्तों, भ्रष्टाचार को अगर जड़ से मोदी जी खत्म करना चाहते हैं तो शायद सबसे पहले वो गौतम अडानी पर जांच शुरू कर देते हैं, या फिर उनके दो राज्यों के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। शायद उन्हीं को कुर्सी से हटाकर किसी ईमानदार आदमी को बैठाते हैं। लेकिन शायद इस पूरी एक्सरसाइज के पीछे जो उन्होंने शुरू की है, खेल कुछ और है, कारण कुछ और है। और जो सबसे बड़ा कारण है जिसको गोदी मीडिया छुपा रही, वो कारण ये है कि बीजेपी का जो पॉलिटिकल मैप है, जो राजनीतिक मानचित्र है, वो सिमटता जा रहा है। कई राज्यों से बीजेपी की जैसे सत्ता निकल रही हो, जिसमें सबसे बड़ा राज्य कर्नाटक है, जहां अगले महीने नतीजे आ रहे हैं। उसके बाद भी कई राज्य हैं जहां पर बीजेपी की हालत अच्छी नहीं। उसमें छत्तीसगढ़ है, उसमें तेलंगाना है और फाइट मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी है। लेकिन सबसे ज्यादा हालत कर्नाटक में खराब है और लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की लंका लग रही है। सीधा सवाल अगर मैं कहूं टाइगर से, और टाइगर जैसा सवाल, कि क्या लंका लगने जा रही है मोदी और अमित शाह की? लंका लग चुकी है, लगने जा रही नहीं, लग चुकी है। अब दोस्तों, कर्नाटक से मोदी जी के लिए और शाह साहब के लिए खबर अच्छी नहीं है। ओपिनियन पोल उनको पीछे दिखा रहे हैं, बीजेपी पीछे है। और हाल ये है कि जो गोदी मीडिया के जो चैनल हैं वो भी दिखा रहे हैं कि कांग्रेस आगे, बीजेपी पीछे है। और बीजेपी पार्टी का अगर हाल मैं बताऊं कर्नाटक में, तो वहाँ ऐसा लगता है जैसे बगावत का किसी ने या सब ने बिगुल फूंक रखा हो। और कई ऐसे नेता हैं, डिप्टी सीएम तक बीजेपी के, फॉर्मर डिप्टी सीएम, जो पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। एक लाइन लगी है कांग्रेस ज्वाइन करने वालों की। यही नहीं है, मोदी और शाह, जिनको कायदे से डेरा जमा कर कर्नाटक में रहना चाहिए था, आजकल वो कर्नाटक नहीं जा रहे। मोदी जी आपको हर जगह हिंदुस्तान में दिखेंगे। वो हैदराबाद में दिखेंगे, वो आपको चेन्नई में दिखेंगे, वो आपको असम में दिखेंगे, और कर्नाटक में दिखेंगे भी आजकल तो जंगल में दिखेंगे, और जंगल से वापस दिल्ली। यही हाल कमोवेश अमित शाह का। अमित शाह भी आपको नॉर्थ ईस्ट में दिखेंगे, अमित शाह आपको आजमगढ़ में दिख जाएंगे, लेकिन अमित शाह आपको कर्नाटक में नहीं दिख रहे हैं। ये हाल है कर्नाटक का, जिसका असर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनाव पर होने वाला है। और इन सब का असर 24 के फाइनल पर है। टिकट पेंडिंग, इशरप्पा टिकट पेंडिंग। तो उनका कहना है कि कांग्रेस को स्वीपिंग 115 से 127 सीटें आ सकती है, यानी वो अपने दम पर यहाँ सरकार बना सकते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि अगर कर्नाटक बीजेपी गंवा देती है तो यह धारा उसके बाद तमाम राज्यों को घेरते चली जाएगी। विजय संकल्प रैली का शुभ संकेत है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं,
उन्होंने कर्नाटक को और देश को भी गुजरात समझ लिया है। अब दोस्तों कई सवाल हैं। सवाल नंबर 1 कि क्या मोदी की ब्रांड वैल्यू घट रही है। सवाल नंबर 2 कि कर्नाटक हारने के बाद क्या बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू होने जा रही है हार की। और अगर उल्टी गिनती 2023 में शुरू हो रही है जिसमें कई राज्य उत्तर भारत के निकल सकते हैं, तो क्या फिर 2024 में मोदी जी की कुर्सी हिलने जा रही है या हाथ से निकलने जा रही है कुर्सी। और सबसे बड़ा सवाल कि जो भ्रष्टाचार की जो एक्सरसाइज उन्होंने शुरू की है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने जो मोर्चाबंदी शुरू करी, युद्ध का ऐलान किया है, ये जो ऐलाने जंग है, इसके पीछे मोदी जी का असली गणित क्या है, असली मकसद क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक तरफ अडानी को छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं जो अपने ऊपर उन पर आरोप भ्रष्टाचार के लग रहे हैं उस पर वो जवाब देने को तैयार नहीं। उनके पार्टी के भीतर जो भ्रष्ट नेता हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं, उनको एक तरह से सीबीआई और ईडी और आईटी ने माफ कर दिया। तो क्या मोदी के दोहरे मापदंड हैं, दो पैमाने हैं, डबल स्टैंडर्ड्स हैं? इसी पर आज एक बहुत ही बेखौफ आप कह सकते हैं बातचीत में करने जा रहा हूं टाइगर से और दिनेश वोरा से। मैं चाहता हूं कि इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ना सिर्फ इसमें कर्नाटक का जिक्र है, ना सिर्फ इसमें मोदी के दोहरे मापदंड का जिक्र है, ना सिर्फ मोदी की छद्म भ्रष्टाचार की कार्रवाई का जिक्र है। मोदी का होने क्या जा रहा है, इस पर भी बात होने जा रही है आज। समय नहीं लूंगा, सीधे चलूंगा दिनेश वोरा और अशोक वानखेड़े टाइगर के पास। सवाल मेरा यह है कि जिस तरह के नतीजे ओपिनियन पोल के आ रहे हैं जिसमें कांग्रेस आगे, सवाल यह भी है कि जिस तरह से बीजेपी के बड़े बड़े नेता इंक्लूडिंग द डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस आ रहे हैं, और अमित शाह और मोदी जी कर्नाटक जाने से फिलहाल परहेज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, सीधा सवाल अगर मैं कहूं टाइगर से, और टाइगर जैसा सवाल, कि क्या लंका लगने जा रही है मोदी और अमित शाह की? लंका लग चुकी है, लगने जा रही नहीं, लग चुकी है। पहली बार इतना विद्रोह हमने हिमाचल में देखा, और जब हिमाचल में विद्रोह देखा जहां आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फोन करके रिक्वेस्ट करनी पड़ी और उसके बावजूद आगे वाले विद्रोही ने नरेंद्र मोदी जी को इज्जत से कहा कि साहब ये नहीं हो सकता, वो ऑडियो वायरल हुआ है सब दूर। वही स्थिति कर्नाटक में दिखाई दे रही है। आपने उप मुख्यमंत्री की बात की कि जो अभी कांग्रेस में आए, जी हाँ, लक्ष्मण साहब, शेट्टार साहब तो वहां पे मुख्यमंत्री रहे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे जी, चीफ मिनिस्टर है। वो उनके डेप्यूटी रहे ईश्वरप्पा, उनको जबरिया रिटायर्ड कर लिया गया है। जबरिया रिटायर्ड ये यूपी के ही शब्द की देन है अमिताभ जी की, क्योंकि उनसे पत्र लिखवाया गया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। लेकिन यदि वो स्वेच्छा से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे तो उसी के शहर के मेयर, डिप्टी मेयर, 19 कारपोरेटर्स, जिला अध्यक्ष सबने इस्तीफे दिए। ये इस्तीफे इसलिए हुए कि ये जबरिया लेटर लिखवाया गया ईश्वरप्पा से। उसके बाद उडुपी के रघुपति भट्ट है, बड़ा धाकड़ नाम है, वो तो रो दिए। वो कहे कि मैं नहीं चाहता कि भाई मुझे टिकट नहीं देते, ठीक है, लेकिन कम से कम टाइगर कारण क्या है? कारण में इंटरेस्टेड है जनता, जो है वो कारण जानना चाह रही है। जनता कारण ये जानना चाह रही है कि केंद्रीय नेतृत्व में येदुरप्पा के सामने सरेंडर कर दिया और येदुरप्पा ने अपने मन मुताबिक सीटें बांटी। कि भाई 2-3 कोई कारण तो बता दीजिए कि शाह और शहनशाह बैकफुट पे क्यों हैं कर्नाटक को लेकर। मैंने एक बार कहा था, जो काफी लोगों को, अंध भक्तों को तकलीफ हुई थी, भाजपा के कई नेताओं को तकलीफ हुई थी, मैंने कहा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी गुजरात की रीजनल पार्टी बनी हुई, और यदि नहीं है तो फिर जो सिक्का नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह का गुजरात में चलता है वो हिमाचल में क्यों नहीं चलता, दिल्ली में क्यों नहीं चलता, कर्नाटक में क्यों नहीं चल रहा है। कर्नाटक में मेरे पास एक ऑडियो क्लिप है एक विधायक की, जो वो रिकॉर्ड पे बोल रहा है, मोदी वोदी कुछ नहीं, यहाँ तो मैं हूं, मैं अपने बलबूते पे चुनाव जीतता हूं और वोट लाता हूं, या मोदी का नाम नहीं चलता। कर्नाटक में मोदी का चेहरा नहीं चलेगा, मोदी का वो वाक्य नहीं चलेगा कि आप कमल पे बटन दबाओ, मेरी शक्ल देखो, वोट मुझे मिल जाएगा। कर्नाटक में लोकल नेतृत्व खत्म हो चुका है बीजेपी का। कर्नाटक की जनता मोदी मोदी सुन के परेशान है। हमारी कंप्लेंट, हमारी तकलीफें कहां, किसको दे? मोदी जी को तो दे नहीं सकते। हमारी कंप्लेंट, हमारे यहां मुख्यमंत्री तक इस लायक नहीं है कि जो अपने कैबिनेट पे कंट्रोल रखे।
भ्रष्टाचार पूरी तरह से पाट चुका है। और मोदी जी इतने हदबल हो गए कि 8 करोड़ रुपए किसी के यहाँ कैश मिलने के बाद भी वहां ईडी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि नहीं पहुंच सकती भैया, मोदी को डर लगता है। मोदी जी और अमित शाह को सवाल है, उनको कर्नाटक में किस बात का डर है? क्या ब्रांड में कोई डेंट पड़ेगा, ये डर है कि यदि कर्नाटक चुनाव हार जाएंगे तो क्या कहेंगे? टाइगर, आपने एक बात भ्रष्टाचार की करी कि भ्रष्टाचार चरम पर है, और भ्रष्टाचार, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, मोदी जी आजकल कह रहे हैं। मोदी जी ने कसम खाई है, वचन लिया है, संकल्प लिया है कि देश में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे, और वो घूम घूम के हर रैली में कह रहे हैं कि चाहे कुछ हो जाए, सूरज इधर से निकले उधर से निकले, भ्रष्टाचार होगा, सबको जेल भेजूंगा। इसीलिए मैं आज टाइगर क्राइम और करप्शन के स्पेशलिस्ट दिनेश वोरा जी साहब को लेके आया हूं। जिंदगी भर सरकारी ऑफिसर की तरह करप्शन से लड़ते रहे ये, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में बड़े ऑपरेशंस किए हैं इन्होंने, और अभी कर्नाटक का दौरा करके आ रहे हैं। दिनेश जी, बहुत सिंपल सवाल है, करप्शन हम आपके चश्मे से समझना चाहते हैं, आपके जहन से समझना चाहते हैं कि मोदी जी एक तरफ कह रहे हैं सबको जेल भेजूंगा, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे आदित्य ठाकरे हो, चाहे शरद पवार की पार्टी के लोगों, मैं जेल सबको भेजूंगा। लेकिन कर्नाटक में सुनते हैं कि मोदी जी के नाक के नीचे, अमित शाह के नाक के नीचे करप्शन है। वहां पर मुख्यमंत्री को, सीएम को लोग पेसीएम कहते हैं, दीवारों पे पोस्टर चिपके रहते हैं, ठेकेदारों ने चिट्ठियां लिख दी हैं मोदी जी को कि यहाँ बिना 40% के कोई काम नहीं होता। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप एक पूरा टूर करके लौटे हैं आप कर्नाटक का, और करप्शन पर आप एक बहुत जबरदस्त आपकी एक नजर रहती है। क्या वाकई करप्शन गले तक है? क्या वाकई बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार में रिश्वत, घूस, ब्राइब, किकबैक, क्या वाकई ये वो हो रहा है बेंगलोर में? कर्नाटक ने एक नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, क्योंकि मोस्ट अर्बनाइज स्टेट ऑफ इंडिया है, पर कैपिटा में ऑलमोस्ट इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट है, और जीएसटी भारत में सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन है महाराष्ट्र के बाद इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर, जो 10,000 करोड़ प्लस का है। तो इंडस्ट्री काफी डेवलप्ड है। वहां पर बिना पैसे के कुछ नहीं होता। कई स्टेट ऐसी हैं जहां 10%, 20% पे काम होता है, लेकिन ये ऐसा स्टेट है जहां वास्तव में 40% पे काम होता है। और एक हमारे ईश्वरप्पा जी के तो एक नहीं, लेकिन 40% का थोड़ा सा दर्शकों को, दोस्तों को आप बताना चाहेंगे। 40% से जो मैं समझ रहा हूं कि अगर सपोज करिए 1 करोड़ का काम, मैं ठेकेदार हूं सरकारी, मुझे सड़क बनाने का 1 करोड़ का काम मिला, तो क्या उस 1 करोड़ में 40 लाख रुपए सरकार की हथेली पे रखना होगा? ये है 40%। बिल्कुल रखना होगा सर। लेकिन यहाँ दूसरा सवाल, वोरा साहब, आपने अभी आप तो सरकारी अधिकारी रहे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर 1 करोड़ में 40 लाख रुपया मैंने मंत्री की जेब में डाल दिए, तो मैं काम क्या करूंगा, क्वालिटी क्या दूंगा? हाँ, तो क्वालिटी बताता हूं ना। अभी मैसूर एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन हुआ है, बहुत शानदार, 4 लेन बाई 4 लेन का, बैंगलोर से लेके मैसूर का। कहते हैं कि हम उसको 2 घंटे में कवर कर लेंगे, 1.5 घंटे में कवर कर लेंगे। पहली बारिश के अंदर वो हाईवे धुल गया साहब। जगह जगह खड्डे पड़ते हैं, क्रेटर्स पड़ते हैं, पानी भरता है, जो अंडरवेज है उसके वहां पानी भर जाता है। जो उसका सारा बंदोबस्त है उसको आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। अल्टीमेटली ये शॉडी वर्क कहां से आता है? पीछे आपको याद होगा एक नया ये कुछ एक ट्रैक बनाने जा रहे थे एलिवेटेड बैंगलोर एयरपोर्ट के लिए, और उसको बाद में शेल्व किया गया था क्योंकि उसके अंदर डील नहीं हो पा रही थी इनकी। इसलिए नहीं कि वो वायबिलिटी थी या नहीं, डील नहीं हो पा रही थी। आज वहां पर बैंगलोर सिटी और उसके मेट्रोपॉलिटन एरिया में जिस लेवल का डेवलपमेंट है, या मैसूर में डेवलपमेंट है, बेलगावी में डेवलपमेंट है, आप यकीन मानिए इतने अर्बन डेवलपमेंट के अंदर जो कट है वो भी बढ़ता चला जाता है, क्योंकि सबको मलाई चाहिए, वहां पे हाई लेवल की मलाई चाहिए। दूसरी बात, कर्नाटक फंडिंग स्टेट है साहब, गुजरात की तरह, महाराष्ट्र की तरह। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की नजर रहती है, क्योंकि पैसा कहां से आएगा? अल्टीमेटली जो सारा इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा आता है, जो इलेक्शन फंडिंग्स आती है, कहां से आएगा? वो रिच स्टेट देती है। रिच कौन है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, ये पैसे देंगे। तो कर्नाटक के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि ये आपको देंगे। वही येडियुरप्पा साहब जिनको बीजेपी पहले काफी करप्ट बोला करती थी, आज उनके चरणों में पड़ी है। आप यकीन मानेंगे, वहां के अंडरवर्ल्ड माइन किंग जन रेड्डी साहब, रेड्डी ब्रदर्स जी, रेड्डी ब्रदर्स, वो अलग पार्टी बना लिए, लेकिन उनके 8 मेंबर्स को सर सीटें दे दी, टिकट दे दिए बीजेपी ने, नतमस्तक हो गई। और हालात यहां तक है कि गंगापुर से
जो आदमी सबसे करप्ट अंडरवर्ल्ड माफिया है, कहते शायद वहां से बीजेपी का कैंडिडेट भी ना खड़ा करे। यहां तक बात हो रही थी अभी कल तक, आज क्या डेवलपमेंट हुआ मुझे पता नहीं है। इतनी डरी हुई है क्योंकि जब सत्ता जाती तो प्रॉब्लम है, लेकिन करप्शन की पराकाष्ठा है। ऐसी पराकाष्ठा कि आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाओ, स्टेट गवर्नमेंट में जाओ, कोई भी टेंडर हो, कोई भी काम हो, सिंपल से सिंपल काम हो, आपको हाईएस्ट लेवल का ब्राइब वहां पे देना पड़ता है और उसके बिना काम नहीं चलता है। लोग भी चुपचाप होके देते रहते हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा है। लोग कहते हैं क्या लड़ना, क्या झगड़ना, छोड़ो यार, काम जी। बनता है ना, 2 पैसे देके काम होता है, क्योंकि जेबों में लाखों के पैकेज हैं, लोगों के पास करोड़ों के पैकेज हैं, समृद्धि बहुत है वहां पर, तो लोग पैसे भी निकाल देते हैं क्योंकि कोई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहता है। तो करप्शन की पराकाष्ठा है और कर्नाटक जो है, इट्स वन ऑफ द फंडिंग लेकिन स्टेट्स आपको फॉर बीजेपी। आपको आपको बोरा साहब क्या लगता है, अगर आप बता रहे हैं कि कर्नाटक कंठ तक अगर भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और डबल इंजन की वहां सरकार है और मोदी जी देश भर में एंटी करप्शन उन्होंने अभियान छेड़ा हुआ है कि भ्रष्टाचार खत्म करने का अभियान, चाहे कुछ हो जाए, अगर ऐसी स्थिति है तो मोदी जी क्यों नहीं, डबल इंजन की सरकार होते हुए उन्होंने क्यों नहीं वहां के भ्रष्ट अधिकारियों को, भ्रष्ट नेताओं को क्यों नहीं जेल भेजा? उन्होंने क्यों डर गए मोदी जी? सर, भ्रष्ट नेताओं के तो चरणों में पड़े हुए हैं, रेड्डी ब्रदर्स के चरणों में पड़े हैं, येडुरप्पा के चरणों में पड़े हैं, ईश्वरप्पा के चरणों में पड़े हैं, किसके चरण में नहीं पड़े हैं? ये तो हर व्यक्ति को जो भ्रष्ट है, सुपर भ्रष्ट है। संगमा साहब सबसे भ्रष्ट थे मेघालय के, बाद में उन्हीं के साथ खड़े हो गए सब जाके। ये तो सबको डबल पता है ना, स्टैंडर्ड जाहिर है, बात है दोहरे कि सारी मापदंड की है सारी। मोदी जी के। बिल्कुल, 9 साल पहले भी लाल किले से कहा करते थे आदरणीय मोदी जी कि भ्रष्टाचार मिटा के खत्म कर दूंगा, और 9 साल बाद भी लाल किले की प्राचीर से कहते कि भ्रष्टाचारी हमारा मुख्य एनिमी है। तो फिर आपने 9 साल में क्या हासिल किया? अल्टीमेटली इतना जी। पैसा जो उनके पास इलेक्शन फंडिंग का आता है, वो क्या सफेद पैसा है क्या? वो क्या जी। इंडस्ट्रीज या जो भी पैसा दे रहे हैं सफेद टाइगर पैसा देते हैं क्या? वो टाइगर काला पैसा ही तो सारा का सारा। टाइगर संक्षेप में जवाब मैं चाह रहा हूं, ये मोदी जी की करनी कतनी में फर्क है। मोदी जी जो बोलते हैं करते कुछ हैं, पर्दे के सामने, कैमरे के सामने कुछ है, कैमरे के पीछे कुछ है। क्या दोहरे मापदंड हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के, जो वचन खाते हैं, संकल्प लेते हैं, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, डबल स्टैंडर्ड्स हैं क्या? देखिए, मोदी जी के खाने के और दिखाने के दांत अलग है। भ्रष्टाचार ये हमेशा विरोधियों में देखते हैं, वही भ्रष्टाचार उनके यहां सदाचार होता है, वही भ्रष्टाचारी सदाचारी होता है। एक मुख्यमंत्री वर्तमान में आसाम में है, उसके मंत्री पद पे इतने आरोप लगाए थे कि 1 सप्ताह तक वहां हाउस चलने नहीं दिया था। वही हेमंत बुकलेट लाए थे, द द बुकलेट चीफ मिनिस्टर। बुकलेट चीफ मिनिस्टर, जिस अजित पवार के खिलाफ बैलगाड़ी भर के डॉक्यूमेंट लेके आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस औरंगाबाद के हाईकोर्ट में गए थे, जिस फडणवीस जी ने पूरे दिन भर का सेशन में कागज पे कागज दिए आदरणीय नारायण राणे जी के बारे में, शेल कंपनियों के बारे में। किरीट सोमैया ने जितने अभी तक भ्रष्टाचार की चीजें निकाली, उनमें से 90% लोग बीजेपी में आ गए हैं। और अब किरीट सोमैया की दया आती है मुझे, बेचारे नमस्ते करते हैं, उठ के खड़े होते हैं। तो भ्रष्टाचार ये आप तब तक भ्रष्टाचार है जब तक वो बीजेपी के साथ नहीं। बीजेपी के साथ आते ही वो सदाचार हो जाता है। इसलिए जब प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो लोग ठहाके लगाते हैं, वो एक व्यंग्य है, सटायर करके लेते हैं। तो भ्रष्टाचार क्या अभी जो गुजरात में होता है वो भ्रष्टाचार नहीं होता भाई? 135 लोग मरे एक पुल गिरने के कारण, बहुत बड़ा आंकड़ा है 135 भाई। 135 लोग मरने के बाद भी क्या हुआ आज? जो उसका करप्ट आदमी था, जो बीजेपी का फंडर रहा है, बीजेपी को पैसा देता होगा चुनाव में, बाकायदा फंडिंग में उसका नाम है, वो आदमी आज उस पर क्यों नहीं एक्शन हुई? बाकी जैसे तो छोटे छोटे चीजों पे क्या घोटाला हो गया होगा शराब कांड का, और क्या घोटाला हुआ महाराष्ट्र में अनिल देशमुख का, जो मात्र चार्जशीट में 1,45,00,000 रुपए लगाए आपने और उसको 1.5 साल तक जेल में घसीटा। सवाल ये है, तो कौन सा भ्रष्टाचार की बात करते हैं? भ्रष्टाचार में आखंड डूबा हुआ आदमी यदि भ्रष्टाचार की बात करता है तो यह हास्यास्पद है। अडानी के मामले के बाद तो भ्रष्टाचार की बात करने का अधिकार अभी इस देश में बीजेपी ने भी खो दिया है, खासकर नरेंद्र मोदी जी ने, जिनके बारे में मैं हमेशा कहता था कि मोदी जी का कम से कम एक बात अच्छी है कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं, वो क्लीन आदमी है। चलो नीति नियत बाकी सब ठीक हो सकती है, इंप्लीमेंटेशन में गड़बड़ी है, विचारधारा अलग हो सकती है,
लेकिन अडानी जी को जिस हिसाब से बचाव कर रहे हैं, फिर कई बार लगता है कि जो केजरीवाल ने विधानसभा में बोला वो तो सही नहीं है। मैं टाइगर बाप की बात समझ रहा हूं कि, और जो कि दिनेश वोरा जी ने कहा कि डबल स्टैंडर्ड हैं, दोहरे मापदंड हैं, मोदी जी कैमरे के सामने कुछ है, कैमरे के पीछे कुछ, ये मैं मान लिया। अब सवाल यहां से ये है, जो असली सवाल है, जो बिग क्वेश्चन है हम सबके आगे, कि अगर लंका लगने जा रही है, अगर कर्नाटक में मैंडेट बीजेपी को नहीं मिल रहा है, अगर कर्नाटक बीजेपी हारी, मोदी और अमित शाह हारते हैं, तो आगे का रास्ता क्या है? क्या फिर मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हो रही है, और क्यों शुरू होगी? देखिए, उसमें दो परसेप्शन पे लेना पड़ेगा आपको। क्या सरकार बीजेपी बनाएगी कर्नाटक में? एक पहलू है। विधानसभा में बुरी तरह से हारने के बाद भी यदि वो सरकार बना के अपने आप को विजयी घोषित करते हैं तो अपन कुछ नहीं कर सकते। वो लोकतंत्र का ऐसा मजाक बार बार उड़ाते रहे हैं, 2014 से कई बार उड़ा चुके हैं। लेकिन वर्तमान में क्या जो पुरानी सीटें थी उनकी 78 के आसपास, 78 के आसपास, आज क्या उसके भी लाले पड़े हुए हैं? आज क्या 60 सीटों के और 70 सीटों के भी लाले पड़े हुए हैं? आज बीजेपी की रणनीति क्यों इस पे भारी पड़ रही है, इस पे जोर दे रही है कि ओल्ड मैसूर में पूरी ताकत झोंक दो उसको मदद करने के लिए, जेडीएस को मदद करने के लिए, चाहे पैसे की वित्तीय मदद करो, चाहे मैन पावर की मदद करो, जो चाहे उनको मदद करो, लेकिन जेडीएस का आंकड़ा 30 तक पहुंचना चाहिए। क्यों बीजेपी को चाहती है? आगे यही होगा कि ये अब एन केन प्रकरण प्रयास करेंगे कि जेडीएस 30 के आसपास चले, ताकि ऐसी स्थिति हो जाए कि कांग्रेस जेडीएस के बगैर सरकार नहीं बने। देखिए, वहां पे यदि पूरी साफ चाहिए, यदि वाकई वहां कांग्रेस को सरकार चाहिए, तो किसी भी हालत में कांग्रेस को 130 का आंकड़ा क्रॉस करना होगा। सिंपल मेजोरिटी यदि उनकी 124 में, यदि आप 113 की सिंपल मेजोरिटी कहते हैं, कांग्रेस 120 भी सीटें लाती है, तो उसके बाद 7 कांग्रेस के खरीद लेना ये उनके चुटकी भर का काम है। फिर ऑपरेशन कमल होगा। इसलिए कांग्रेस को किसी भी हालत में 130, यदि लोकतंत्र को जीवित रखना है, लोकतंत्र की बात कर रहा हूं मैं, सरकार किसी की भी बने, लोकतंत्र को जीवित रखना है, मतदाताओं के सम्मान करना है, उनके वोटिंग का, तो 130 का एक बल्क फिगर कांग्रेस को क्रॉस करना होगा। 113, 115, 120 पे तो कांग्रेस तोड़ देंगे। मैं आ रहा हूं, कोई शर्म नहीं है तोड़ने में, ऑपरेशन कमल करने में कोई शर्म नहीं है। जी, मैं वोरा साहब के पास आ रहा हूं। वोरा साहब, आपने तो कई ऐसे ऑपरेशंस देखे हैं, ऑपरेशन लोटस की तरह। क्या अगर मेजॉरिटी मार्क 113 का है 224 के हाउस में, अगर कांग्रेस मेजॉरिटी मार्क छूती है, यानी 113, 114, 112, तो क्या वो सरकार नहीं बना पाएगी? यानी सरकार बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा सीटें चाहिए, बहुमत से भी ज्यादा सीटें चाहिए, और अगर सीटें कम हुई तो आपको लगता है कि अमित शाह फिर से वहां पर चाणक्य जो है वो पैसा देके, सीबीआई के डर से, ईडी के डर से, क्या फिर से सरकार गिरा देंगे? दीपक भाई, मेरा एक ऑब्जेक्शन है, चाणक्य मत कहिए। पैसा, मैं नहीं कहता हूं। एजेंसी, धमकी देके ये चाणक्य का काम नहीं है, जुगाड़ू कहिए इनको। नहीं, क्या बीजेपी का जुगाड़ू फिर एक्टिव होगा, ये कहिए आप। यहां पर टाइगर में थोड़ा सा गुस्ताखी माफ में, देखिए, कलयुग का चाणक्य ऐसे ही होता है। आप जिस चाणक्य की बात कर रहे हैं वो अर्थशास्त्र, कलयुग में तो चाणक्य होता ही नहीं, कलयुग में राम भी नहीं होते। कलयुग में राम को बेचने वाले दलाल मिलेंगे, चाणक्य का नाम खराब करने वाले जुगाड़ू मिलेंगे। क्या बात करें। वोरा साहब, क्या अमित शाह, अगर कांग्रेस जीत भी जाती है इलेक्शन, और अगर 113 के आसपास सीटें होती हैं, बहुत ज्यादा सीटें, प्रचंड बहुमत नहीं मिलता, तो क्या आपको लगता है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये फिर से एक्टिव हो जाएंगी और मैंडेट छीन लेगी बीजेपी, कांग्रेस? आपकी बात सही है। बीजेपी इस टाइम एक विंडिक्टिव मोड में है, एक निरंकुशता वाली स्थिति है। निरंकुशता बढ़ती कब है? जब बेचैनी बढ़ती है, सत्ता जाती है, पीछे से चीजें दरक जाती हैं, तब होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार शायद काफी डिसएडवांटेज की पोजीशन में होगी। एक और चीज जो मुझे मेरे सूत्रों ने बताया है, जेडीएस से भी और खासतौर से कांग्रेस ने, वो ये कहते हैं कि वो उन लोगों को
टिकट देने में गुरेज कर रहे हैं, जो अभी अभी बीजेपी छोड़ के दूसरे दल में शामिल होना चाहते हैं, किसी एक्सेप्शन को छोड़ के। वो ज्यादातर लोगों को टिकट नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ये वो लोग हो सकते हैं 8-10 लोग जिनको जेडीएस या कांग्रेस टिकट दे दे, जीतने के बाद फिर वापस चले जाएंगे पलटी मार के। तो कोई एक आधा एक्सेप्शन छोड़ दो आप, उसमें छोड़ के बाकियों को ये लोग नहीं ले रहे हैं। बोलते हैं वेट एंड वॉच, आप हमें ज्वाइन कर रहे हो, ज्वाइन कीजिए, लेकिन टिकट नहीं मिलेगा आपको। ये स्थिति है। तो इसका मतलब कांग्रेस भी थोड़ी सी कॉशियस है, जेडीएस भी कॉशियस है, कुमार स्वामी साहब भी। मेरी खुद जेडीएस के लोगों से बात हुई है, मैं इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ये सारी स्थितियां निकल कर आ रही हैं। दूसरी बात, बीजेपी अपनी जो खरीदारी की जो नीति है उसकी, मैं उसको क्या कहता हूँ, मध्यकालीन और पाषाण युग के जब गुलाम खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे, आपको ना इंसानों को खरीदा बेचा जाता था, स्लेव डायनेस्टी होती थी। हाँ, ये उसी में यकीन करते हैं, ये इंसानों को खरीदते और बेचते हैं। तो इनकी ये पूरी परिपाटी है यहाँ पर। लेकिन इस बार थोड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल इसलिए कि कर्नाटक में जो मैंने बात की है लोगों से, जो मुझे फीडबैक मिली है, लोग इस बात से काफी नाराज हैं वहां पर कि आप किसी को भी खरीद लेते हैं और आपके अंदर ताकत है खरीदने की, और जो बिक जाते हैं उनसे भी नाराजगी है। वो कहते हैं हमने वोट आपको नहीं दिया, तो रूल जब आपको नहीं करना है तो आप क्यों कर रहे हो। इस बार एक और टेस्ट भी है दीपक भाई, वो ये है कि भारत का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा मेट्रोपॉलिटन रीजन बैंगलोर है। मोर देन 1 मिलियन आईटी प्रोफेशनल्स इन दैट सिटी सर। इतने इंजीनियर्स आपको किसी एक शहर में नहीं मिलेंगे, दुनिया में नहीं, 2.5 करोड़ की दुनिया के किसी शहर में नहीं। जी जी, नहीं मिलेंगे सर। मैं बताऊं, इतने तो आपको सिलिकॉन वैली में भी असली नहीं मिलेंगे देखा जाए तो। ये उनका भी टेस्ट है। पिछली बार 32 में से बीजेपी की 11 सीटें थी। इस बार ये लोग बताएंगे भारत किस ओर झुक रहा है, भारत क्या सोच रहा है, ये पढ़ा लिखा प्रबुद्ध भारत क्या सोच रहा है। हालत वाकई बीजेपी की बहुत खराब है और इसका असर मोदी की पर्सनालिटी पर होगा, इसका असर अमित शाह की पर्सनालिटी पे होगा। अगर बीजेपी कर्नाटक लूज करती, जैसे कि हम लोगों को जो इशारे मिल रहे हैं वहां से, अगर बीजेपी कर्नाटक लूज करती है तो मोदी की 2024 की चुनौती क्या वो भी कमजोर हो जाएगी? भयानक रूप से कमजोर हो जाएगी। कर्नाटक के नतीजे के बगैर 50, 60, 70 सीटों का गैप हम देख रहे हैं। यदि कर्नाटक हारते हैं तो उसके बाद तुरंत तेलंगाना और छत्तीसगढ़ है, यहाँ हार निश्चित है, वो अभी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान है। यदि ये 3 स्टेट लगातार हारने के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी खेल हो सकते हैं। ऐसे में यदि फिर बीजेपी 200 तक सीमित हो जाए तो फिर बहुत बड़ा खेल हो जाएगा, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि बीजेपी के पास बेचने के लिए सिर्फ मोदी ब्रांड है और कुछ नहीं है। डबल इंजन की सरकार, दोनों इंजन फेल है। और मतलब जितने भी इंजन है, ये कितने भी कहे, ये इनकी आदत है। जैसे हिंदी फिल्मों में पुराने जमाने में एक दृश्य हुआ करता था, हीरो हीरोइन मोटर कार में बैठ के जा रहे हैं और ऐसा ऐसा हिलते थे। वो एक्चुअली पीछे से पर्दा हिलता था, पर्दे पे एक स्क्रीन हिलता था और वो ऐसा ही होता था। ये ऐसा डबल इंजन का सरकार है। ये दोनों गुजराती हिलते हैं, वहां पे बोलते बहुत स्पीड से चल रही है, गाड़ी वहीं खड़ी है, देश वहीं खड़ा है, निगेटिव में जा रहा है। यदि आंकड़ों के साथ खेले तो आज 2014 से और 2022 में हम गुड टू वर्स्ट आए हैं, बेटर होने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में ये सब खोखले शब्द हो जाएंगे। डबल इंजन की सरकार, मोदी है तो मुमकिन है, विश्व गुरु। चलिए, आपने एक बात बड़ी कही कि डबल इंजन की सरकार जो है वो पुरानी फिल्मों की तरह पर्दे पे चल रही है, नीचे पहिए नहीं है, पर्दा हिल रहा है, कैमरा दिखा रहा है, गोदी मीडिया बता रही है कि ये बहुत बुलेट ट्रेन की तरह रफ्तार है, लेकिन रफ्तार ऐसी है नहीं। देखते हैं मोदी जी की जो बुलेट ट्रेन है कर्नाटक में चलती है कि नहीं चलती है। और जैसा कि वोहरा साहब ने कहा कि करप्शन एक बड़ा इशू है और जितना करप्शन कर्नाटक में दिखा, वोहरा जी को और कहीं नहीं दिखा। और एक ऐसा आदमी कह रहा है जो एक सरकारी अधिकारी के तौर पर अपने पूरे करियर में करप्शन से लड़ता रहा, कई लोगों को जिसने जेल भेजा है। आप दोनों आए और आप दोनों ने जो है रोशनी डाली कर्नाटक पे, और हम देखेंगे कि कर्नाटक के बाद जो अगले पड़ाव हैं मोदी जी के, तेलंगाना, उसके बाद छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और उसके बाद जो आखिरी पड़ाव है, वो आखिरी पड़ाव वो पार कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे। आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।